हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम बात करेंगे दिसंबर महीने में ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जो न्यूज़ में रही थी। अगेन हम एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात ना करके वो पॉइंट कहाँ पे लोकेट करता है, उसके आसपास के रीजंस न्यूज़ में रहे हैं, तो उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आपका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो सके मैपिंग के लिए। आसपास का भी अगर क्वेश्चन आए तो उसको भी हम सॉल्व कर सकें। Also again there is one very small suggestion for you all कि पहले प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमने मैपिंग के वीडियोस बनाए थे उनको एक बार प्लीज देख लेना। वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है बट उनका जो इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट लोकेशन विच वॉज चार धाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि जो कैरेज वे है ऑफ 3 हाईवेज वो अभी 5.5 मीटर की विड्थ से लेके 10 मीटर की विड्थ तक का उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी जाएगी। तो कहाँ पे लोकेट करता है ये देखो। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, ये लगभग 900 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनाया जाएगा जो कि जो हिंदू पिलग्रिमेजेज हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, इनको कनेक्ट करा जाएगा एक नेशनल हाईवे से। तो ये जो नेशनल हाईवे है इसको चार धाम महामार्ग या फिर चार धाम हाईवे के नाम से बोला गया है। और ये जो पूरा हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इसको नाम दिया है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, और इंग्लिश में बोले तो चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है, देखो लोकेशन ये है हमारी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री एंड बद्रीनाथ। नीचे हमारा रुद्रप्रयाग है, इधर टेहरी गढ़वाल है, और ये मसूरी है जहाँ पे हम सबको जाना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू वुड बी गोइंग टू द मसूरी फॉर योर लबासना ट्रेनिंग। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इसमें ये देख लो कि ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, तो यमुनोत्री है हमारा, देन वी हैव गंगोत्री, केदारनाथ एंड वी हैव द बद्रीनाथ। ठीक है, ये गंगोत्री ऑलमोस्ट सबसे ऊपर नदन मोस्ट है, फिर सबसे नीचे केदारनाथ है हमारा। सो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख लो कि कहाँ पे है। अच्छा, इसके लिए जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रोटेस्ट करा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इतना बड़ा हाईवे कंस्ट्रक्शन होगा तो उस हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्टिंग्स होंगे रोड बनाने के लिए, कुछ ब्रेकेज होगा, स्लोप टूटेगा, उन सबसे लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा इंक्रीज हो जाएगा, एंड सो फॉर द अर्थक्वेक एंड फ्लैश फ्लड ऑल्सो। क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा, अभी लास्ट ईयर इतना सारा न्यूज़ में था कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रोड पूरी नीचे धंस जा रही है, फ्लैश फ्लड आ गया था। तो ये सारी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी विद लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट इन टू दीज ऑलरेडी अनस्टेबल हिमालयाज। यहाँ पे हिमालयाज जो है वो काफ़ी फ्रजाइल है, सेडिमेंट्री रॉक्स से बने हुए हिमालयाज हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड नहीं है। तो यहाँ पे अगर हलचल होती है या फिर इस तरह की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके बेस को और भी वीक कर देती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड एक्टिविटीज़ और भी इंक्रीज हो जाती हैं। सो दिस इज़ गुड थिंग बट अगेन इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द एनवायरमेंट। सेकेंड हमारा न्यूज़ में था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो हर साल न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे 7.3 मैग्नीट्यूड एक अर्थक्वेक आया था ईस्टर्न इंडोनेशिया के पास में। इसका जो एपी सेंटर था, जो सेंट्रल पॉइंट था, वो था फ्लोरस सी। ठीक है, विच अब रिंग ऑफ फायर क्या है, देखो रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के इस चारों तरफ एक हॉर्स शू जैसा एक शेप बनाती है। ये लगभग 90% ऑफ वर्ल्ड के अर्थक्वेक एंड 80% ऑफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट वोल्केनो इस एरिया के अंदर आते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड के 4 मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज, माउंट हेलन इन यूएसए, माउंट फूजी इन जापान, माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस। ये वन ऑफ द दिस एरिया इज वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव। यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, हालांकि ये हम पूरा ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्शनल के अंदर हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से करा है। एंड ऑल्सो देयर इज वन इन्फॉर्मेशन, वी आर ऑल्सो डूइंग ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स। तो इसमें हम सारे टॉपिक जो भी 100% हमारा सिलेबस कवरेज है, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग द कवरेज ऑफ द एनसीईआरटीज, including the coverage of some mock tests and some mappings also, because this is very important in our UPSC exam. So इन सबको हम करते हैं one by one in the one of the most easiest language, real time examples लेके हम करते हैं। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप videos.onlyies.in पे जाके भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द कोर्स ऑल्सो, आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मेरा हैंडल है little_simple_buddha। ठीक है, ऑन द टेलीग्राम एंड ऑन द इंस्टाग्राम, एनीवेयर यू कैन फाइंड मी एंड यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। एंड यू कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज माई स्पेसिफिक रिंग ऑफ फायर।
तो यहाँ पे ना आपको जनरली दो तरह की बाउंड्रीज दिखती हैं। हमको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, वी हैव द मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। जो प्लेट्स हैं वो आपस में कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहती है। कंटिन्यूसली मूवमेंट या तो उनका जब एक दूसरे की तरफ होता है तब हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस हो रहा है। जब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस हो रहा है। जब डाइवर्जेंस होता है तो यहाँ पे न्यू फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, क्योंकि यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकलेगा लावा की फॉर्म में वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा और न्यू फ्लोर कंस्ट्रक्शन होता है। कन्वर्जेंस के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि जो हेवियर डेंसिटी की प्लेट है विच इज द ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्शन में चली जाती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। सो डाइवर्जेंस इज कंस्ट्रक्शन एंड कन्वर्जेंस इज डिस्ट्रक्शन। तो जब ये दो प्लेट्स आपस में डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर जो कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो ट्रेंचेस बन रही हैं और दूसरा साथ में जब ये सबडक्शन हो रहा है, ये प्लेट जब नीचे जा रही है, मेल्ट हो रही है, तो ये फिर से वोल्केनिक इरप्शन के साथ में यहाँ से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो काफ़ी वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक बहुत आते हैं यहाँ पे, ये काफ़ी फ्रिजाइल जोन होता है यहाँ पे। तो दीज आर द प्लेट्स, जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, इट इज़ अ मेजर प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इट्स अ मेजर प्लेट। पैसिफिक प्लेट है, इट्स ऑल्सो ए मेजर प्लेट। तो आपको यहाँ पे दो तरह के सिंबल दिख रहे होंगे, एक तो आपको स्ट्रेट सिंबल दिख रहा होगा और एक आपको कन्वर्जिंग ये वाला दिख रहा होगा जिसमें टीथ है। जो टीथ वाला है इट विच मीन्स कन्वर्ज कर रही है, विच मीन्स दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है। तो जैसे ये छोटे वाली फिलीपींस, यहाँ देखो ये फिलीपींस प्लेट है, इट इज कोलाइडिंग विद व्हाट, द यूरेशियन प्लेट। अब फिलीपींस प्लेट क्या है, ओशनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब ये आपस में टकराती है तो फिलीपींस प्लेट इसके नीचे सबडक्शन में जा रही है। सिमिलरली आपको पैसिफिक प्लेट में यहाँ पे भी दिखेगा कि जो नाज़का प्लेट है इट इज ऑल्सो कोलाइडिंग विद दी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो यहाँ पे हमको एंडीज दिखाई देता है, यहाँ पे हमको रॉकीज दिखाई देता है। तो सही, ये सारे वोल्केनिक ऑरिजिन के माउंटेन्स हैं जो कि इस कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पे ऑरिजिनेट हुए हैं। सो दिस इज माई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इफ यू वांट मी टू मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शनल डिस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज चलती हैं हमारे लैंडफॉर्म फीचर्स के अंदर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कैसे बना है, क्या लैंड जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट से मूव करती हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक स्पेशल टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो तो आप ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, विल टेक इट अप। ओके, अगला हमारा था आपातानी टेक्सटाइल। आपातनी बोलते हैं इसको, आपातनी बोलते हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। अब ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनको जीआई टैग मिला है। ये आता कहाँ से है, जो अपातनी ट्राइब है विच इज़ लिविंग इन जीरो, जो हेडक्वार्टर्स ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो वुमेन है वो इस तरह का एक फैब्रिक है, वो हैंड वोवन है, इसको ये जियोमेट्रिक या फिर जिगजैग पैटर्न के अंदर एंगुलर डिजाइन्स बनाते हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइन्स लगती है इसके, डिफरेंट क्लोथ्स शॉल्स वगैरह होते हैं। सो ये द पीपल दे यूज लीव एंड द प्लांट रिसोर्सेज, इसको डाई करने के लिए जो कलर है इसमें लीव या फिर प्लांट रिसोर्सेज को यूज करा जाता है। कॉटन यार्न जो धागा होता है उसको डाई करा जाता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि ओनली वुमेन फॉक आर एंगेज इन द वीविंग, यहाँ पे मेन एंगेज नहीं होते हैं। और ये है कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश में इसको होता है, जीरो वैली के अंदर। आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि ZIRO जीरो वैली कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वन वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया, ठीक है। सो दिस इज माई अपातनी GI। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है। त्रिपुरा से आपको त्रिपुरा थोड़ा सा याद आ रहा होगा ना, तो हाँ ठीक है, वैसा ही कुछ है। यहाँ पे काफ़ी एक प्रोटेस्ट हुआ था, इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ इस रीजन में प्रोटेस्ट कर रही थी, जिसके वजह से सेवरल some killings also happened. They are arguing कि they are pushing a demand for a separate state, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और उस स्टेट का नाम जो होगा उसको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोला जाएगा। इस ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं उनको एक साथ में सेपरेट स्टेट उसको निकाला जाएगा अंडर आर्टिकल 2 और 3। ये इनकी डिमांड है। ओके, दिस इज अ डिमांड। जिस तरीके से सेपरेट नागा की डिमांड आती है, बहुत सारी हमारी रीजनल डिमांड्स आती हैं, वैसे ही ये एक डिमांड है। इसका अभी फर्दर कुछ है नहीं। तो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कहाँ किसको बोल रहे हैं हम लोग, ये एक एक्सटेंशन होगा जो ट्राइबल पार्टनर इंडिजिनियस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFTS हैं। दे आर डिमांडिंग कि एक त्रिपुरा लैंड होना चाहिए जिसमें ट्राइबल्स ऑफ त्रिपुरा एंड आसपास के रीजन से जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको सेपरेट स्टेट में बना दिया जाए।
सो जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर। माउंट गिरनार न्यूज़ में था, यहाँ पे माउंट गिरनार है कहाँ पे, गुजरात के अंदर है ये। यहाँ पे लॉर्ड दत्तात्रेय जो थे इन्होंने अपना मोक्ष प्राप्ति करा था इसकी टॉप ऑफ हिल पे। यहाँ पे जो 22nd तीर्थंकर है लॉर्ड नेमिनाथ, ही ऑल्सो अटेंडेड निर्वाणा हियर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी है कि 23rd तीर्थंकर कौन थे, नेमिनाथ जी। इनको कहाँ मिला, गिरनार के अंदर, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर है ये माउंट गिरनार। ओके, अगला हमारा न्यूज़ में था बारबाडोस। बारबाडोस जो है एक बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा आइलैंड है हमारे यहाँ पे, कौन सी है, वेस्ट इंडीज के अंदर। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली क्वीन एलिजाबेथ II को अपना हेड ऑफ स्टेट रिमूव कर दिया है एंड इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर 400 ईयर्स। ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी, 400 ईयर्स के बाद में इन्होंने फाइनली अपना रिपब्लिक खुद को अनाउंस करा है, और जो क्वीन एलिजाबेथ हेड ऑफ स्टेट थी इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तो एंड दिस विल ऑल्सो, बट ये कॉमनवेल्थ नेशंस में रहेगा एंड यू मस्ट नो कि कॉमनवेल्थ नेशंस जो है ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये अभी भी कॉलोनाइजेशन का एक पार्ट है क्या, ठीक है। दिस इज जस्ट शेयर्ड डेमोक्रेसी वैल्यूज एंड हिस्ट्री के बेसिस पे इट्स जस्ट ए ग्रुप ऑफ नेशंस। तो इसमें 54th नेशन जो है वो बारबाडोस बनेगा। बारबाडोस का लोकेशन देखो, यहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कुछ और भी आइलैंड्स दिखेंगे, जैसे कि हमारा क्यूबा हो गया, हाथी हो गया, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया, पुर्तरिको हो गया। पुर्तरिको का एक मैक्सिकन गाना भी आया था ना, it was very popular. I'm not remembering the lyrics. Anyways, it was a Mexican song, but it was very popular. Okay, so that is the location here. Okay, it's a very very beautiful city. Someday I do wish to travel here, but पता नहीं वो in future कब आएगा। Anywho, coming back to the next location, जिस पे अभी हम virtual tours कर लेते हैं, and that okay, another bucket list item is Hornbill Festival. So interesting story. I went to Nagaland because of some training, but यहाँ पे जब मैं गई थी तो it was the COVID situations and ये festival भी I think उस वक्त पे हो नहीं रहा था, but I consider myself as a little unfortunate कि I went so close to this but I just could not see it, and now I have to go all the way from the west to east to see this, because but yes, I am willing to go there because it's one of the most amazing festivals that happens in India. तो है क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन को दिखाता हुआ एक फेस्टिवल है जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है। ये एनुअली हर साल 1 से 10 दिसंबर को होता है। इसके अंदर दीज फेस्टिवल्स दे पे ट्रिब्यूट टू द हॉर्नबिल विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड एंड एडमायर्ड बर्ड ऑफ द नागाज, ठीक है। तो ये स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और यूनियन गवर्नमेंट है वो भी इसको सपोर्ट करती है, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज करा जाता है। सो ये अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नॉर्थ ईस्टर्न का पॉलिटिकल हम लोग मैप भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेट्स हैं हमारे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सिक्किम है, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेपरेटेड है सिक्किम। दिस इज द बॉर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दिस इज द बॉर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल, राइट। देन वी हैव द अरुणाचल प्रदेश हियर, जिसका बॉर्डर मिलता है हमारा आसाम से एंड नागालैंड से। आसाम जो हमारा है इसका बॉर्डर हमारा मिलता है अरुणाचल प्रदेश से, हमारा मेघालय से, नागालैंड से भी, एंड फ्रॉम अवर मणिपुर ऑल्सो, एंड विद मिजोरम एंड त्रिपुरा ऑल्सो। सिक्किम के अलावा आसाम का बॉर्डर बाकी सारी हमारी नदर्न स्टेट से मिलता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा है। त्रिपुरा में उदयपुर या अगरतला, ये जो अजीवाल है यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी लोकेशन ध्यान रखनी है, इनकी कैपिटल्स कहाँ पे हैं, कौन सी लोकेशंस कैपिटल की कहाँ पे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है हमको, ठीक है। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच केम वाज द कोन्याक नागाज। तो कोन्याक यूनियन जो है ये एक एपेक्स बॉडी है कोन्याक नागाज की, जो कि नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। दे हैव अनाउंस्ड फ्रेश रेगुलेशंस टू कंटिन्यू द नॉन कॉर्पोरेशन विद द आर्म्ड फोर्सेज ऑन द कोन्याक सोल्स। एक डिसीजन है जो लिया था इन्होंने जब इनके ओंतियाक विलेज के अंदर 14 सिविलियंस की किलिंग हो गई थी। तो कोन्याक नागाज कौन है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ नागाज हैं, काफ़ी कल्चरल हैं। इनको ये दे हैबिटेड द मोन डिस्ट्रिक्ट, जिसको द लैंड ऑफ अंगाज बोलते हैं। अंगाज या वांग्स जो हैं ये इनके ट्रेडिशनल चीफ्स होते हैं जो हाईली स्टीम्ड होते हैं। तो ये ना अपने फेस पे इस तरीके से टैटू करवाते हैं, इस तरीके से टैटू होता है जब एक एनिमी का हेड ले लेते हैं।
तो इनके लिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती है कि जब एनिमी का हेड हंट करके ये दे टेक इट टू देयर विलेज एंड दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट थिंग्स इनटू देयर ट्राइबल कल्चर ऑल्सो। सो ये कोन्याक नागाज है हमारे। अच्छा, अनदर न्यूज था हमारा आसाम का मनोहरी गोल्ड टी। आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है मनोहरी गोल्ड टी कहाँ की है, तो हमें क्या लिखना है, आसाम की। न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये चाय 1 लाख किलो, 1 लाख रुपए किलो, सॉरी नॉट 1 लाख किलो, 1 लाख रुपए किलो, लगभग 99,999 रुपए की 1 किलो ये चाय बिकी है, जिसमें 33% हाइक हुई है। लास्ट ईयर ये चाय 75,000 रुपए पर किलोग्राम से बिकी थी। पता नहीं मैं किसको 75,000 किलोग्राम बोलूँ, 75,000 रुपए पर किलोग्राम से बिकी थी। इस बार इसकी जो है 33% रेट इंक्रीज हो गई है। अब आप पूछोगे कि ये इतनी ज्यादा रेट चाय की 1 किलो के 1 लाख रुपए कौन देता होगा, इज ए क्वेश्चन आई एम ऑल्सो सर्चिंग। बट क्यों है इसका वो आंसर मेरे पास है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि एजिंग या फिर ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं। एंड ये इतनी एक्सपेंसिव इसलिए भी होती है क्योंकि इसकी जो लीव्स है यू हैव टू टेक द लीव्स ऑन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम। सुबह की जो सन रे है वो फॉल होने से पहले 4 बजे से 6 बजे के बीच में इसकी जो लीव्स है वो तोड़ी जाती हैं। तो इसकी जो कलर है वो लाइट एकदम बीच कलर का सा होता है। और इसको जो टी है वो एकदम बड के साथ में ही, इसको जो बड होता है ना हमारे जिसमें से ऐसे गोल सा होता है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट इसके साथ में इसको तोड़ा जाता है। और ये काफ़ी लाइक give a very different flavor, look and smell to the tea, which is I think worth having once in a life at least. अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है हमारा, ये IUCN के अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, वेरी सॉरी। सो ये एक रेयर स्पीशीज ऑफ अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है जो कि माउंटेनियर्स ने साइट करा था सिरनापल्ली फॉरेस्ट के अंदर, तेलंगाना निजामाबाद के अंदर। अगेन रिमेंबर दिस इज सिरनापल्ली फॉरेस्ट इज वेयर, तेलंगाना के अंदर। ये सिरुवल्ली नहीं है, ये सिरनापल्ली है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। और इसके अलावा भी जो इंडियन हमारा फ्लैपशेल टर्टल है ये पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार यहाँ पे मिलता है। ये एकदम रेड येलो कलर का इस तरह का दिखता है और इसमें रेड येलो कलर होता है क्योंकि इसमें लेक ऑफ पिगमेंटेशन होता है जिसको हम टायरोसिन बोलते हैं। ये टायरोसिन काफ़ी रेप्टाइल्स में जनरली हाई अमाउंट में होता है इसलिए वो थोड़े डार्क कलर के दिखते हैं, बट इसमें ये होता है। तो ये लगभग 9 to 14 इंचेस का ही होता है एंड इट ईट्स फ्रॉग्स, स्नेल्स और एक्वेटिक वेजिटेशंस। हमारे यहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर ये प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, और IUCN के अंदर ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में था। क्यों ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि केरला के बिल्कुल हमारे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक यहाँ पे एक फास्ट रेलवे लाइन, एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि इसके नदन से सदन एंड को इसके कासरगोड से निकलता हुआ तिरुवनंतपुरम तक इसको कनेक्ट करेगा। 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन होगा और अराउंड 530 किलोमीटर का लंबा ये प्रपोज करा गया है। इस प्रोजेक्ट में आप कासरगोड से तिरुवनंतपुरम लेस देन 4 आवर्स, मतलब आपका जो केरला ट्रेवल वाला क्विक विजन जो है ना वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी और ये कासरगोड से तिरुवनंतपुरम 4 घंटे में आपको पहुंचा देगी। ट्रैवल टाइम ऑन द एग्जिस्टिंग रेलवे इज अराउंड 12 आवर्स है, अभी 12 घंटे लगते हैं जो रिड्यूस हो गया आपके 4 घंटे के आसपास में हो जाएंगे, ठीक है। सो ये एक जॉइंट वेंचर है केरल गवर्नमेंट का एंड यूनियन मिनिस्टर का। तो आपको सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ये हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है, इसको ध्यान रखना है। जब हम बात कर रहे हैं केरला की तो देख लेते हैं उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। केरला के अंदर 6 नेशनल पार्क है, इनमें आता है हमारा अन्नामुदी नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मेथीकेतन नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क, पेरियार एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। दीज आर द लोकेशंस एंड दीज आर दी 6 नेशनल पार्क्स ऑफ द केरला। इनको भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है तमिलनाडु या कर्नाटका के नेशनल पार्क्स के साथ में। दीज आर इनटू द केरल ओनली। हमारा टाइफून रे है जो कि सदर्न फिलीपींस के अंदर आया था। टाइफून रे को फिलीपींस के अंदर टाइफून ऑडिट भी बोला जाता है। सो ये कैटेगरी 5 का सुपर टाइफून था विच फॉर्म्ड इनटू द साउथ चाइना सी, यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो ये हमारा टाइफून रे है, आपको बस ध्यान रखना है कि कहाँ पे आया था। टाइफून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह कैसे बनते हैं ये हम एक अलग से पूरा ज्योग्राफी का एक वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम पूरी एनालिसिस कर लेंगे कि किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, क्यों इनका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ही होता है, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन
मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स होते हैं उनसे ये किस तरीके से डिफरेंट होते हैं. Olive Ridley turtle, like every year, it was in news for this year also. Geological Survey of India, they carried out tagging of the Olive Ridley into 3 mass nesting sites, गरीमाता, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुलिया पे. तो यहाँ पे इन्होंने इनकी टैगिंग करी. टैगिंग से क्या होगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, उनका माइग्रेशन पाथ क्या है. एंड इसमें देखो कुछ की फैक्ट्स हमको ध्यान रखने की. ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो बहुत छोटे से होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं. दे आर वेरी अबेंडेंट इनटू दैट. ये जनरली वार्म वाटर्स के अंदर होते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन के. जाहिर सी बात है वार्म वाटर इधर ही है. अभी सदर्न ओशंस या फिर हमारा आर्कटिक के अंदर तो होगा नहीं. ये जो टर्टल्स हैं दे आर कजिन्स ऑफ कैंप रिडले टर्टल्स, जो कि बेस्ट नोन होते हैं इनके यूनिक मास नेस्टिंग, जिसको हम अरीबादा बोलते हैं. ARRIBADI, अरीबादा. आपको सिर्फ एक ये वर्ड टर्म देख के पूछा जा सकता है कि अरीबादा रिलेट्स टू व्हाट. सो दिस इज व्हाट मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडले टर्टल. इसमें सारी जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं एंड दे ले एग्स ऑन द बीच. तो जैसे कि ऋषिकुलिया रोकरी कोस्ट है उड़ीसा के अंदर, गरीमाता बीच हो गया है, या फिर जो देवी रिवर है उसका माउथ हो गया, वहां पे दीज आर द मेजर नेस्टिंग साइट्स. और क्योंकि ये काफी ह्यूज अमाउंट में है, बट फिर भी इनका जो स्टेटस है वो वनरेबल है, लेकिन फिर भी इनके प्रोटेक्शन के लिए काफी कुछ किया जा रहा है. मतलब जब इनकी मास नेस्टिंग होती है तो आसपास वाले एरिया में यहाँ पे पूरी प्रोटेक्शन चलती है, इनको पूरा कवर अप कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे कुछ कोई भी आ ना पाए. इवन बर्ड्स को या फिर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करा, उनको भी रोका जाता है कि वो यहाँ पे ना आए यहाँ पे. सो लाइक दिस हैचलिंग के बाद में सब धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाते हैं और बड़े होके सब इस तरीके दिखते हैं. तो ये हमारी लोकेशन है ऑलिव रिडले की. एक तो गरीमाता हो गया हमारा, एक हमारा देवी रिवर के पास में हो गया, और एक हमारी ऋषिकुलिया रिवर के पास में हो गया. लोकेशन ध्यान रख लेना. ऑलिव रिडले सबसे ऊपर है, नदन के अंदर है. उसके बाद हमारा ये देवी रिवर है यहाँ पे, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द महानदी रिवर. ठीक है. एंड देन वी हैव द ऋषिकुलिया रिवर. राइट. ओके. इसके अलावा भी ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो और जगह पे भी होते हैं, जैसे मैक्सिको के अंदर हो गया, कोस्टा रिका हो गया, निकरागुआ के पास हो गया, पनामा के पास हो गया है. यहाँ पे भी इनकी मास नेस्टिंग, जिसको हम अरीबाडा बोलते हैं, ये होता है यहाँ पे. ठीक है. गोलन हाइट न्यूज में था. गोलन हाइट हमने लास्ट बार भी देखा था. गोलन हाइट कहाँ पे है? ये इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है. लगभग एक रॉकी प्लेट्यू है 1800 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया का. ये कैप्चर कर लिया था इसराइल ने सीरिया से 1967 के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और उसके बाद में इट वाज एनेक्स्ड इन 1981. तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड मूव नहीं है, लेकिन फिर भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट ने बोला है कि कंट्री जो है यहाँ पे, जो गोलन हाइट पे जो इजरायली रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको डबल करा जाएगा यहाँ पे. एंड विच ऑल्सो मीन्स कि इजराइल इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन ऑन द गोलन हाइट्स. हमको अभी इंपॉर्टेंट है लोकेशन कहाँ पे है. ये हमारा गोलन हाइट का एरिया है, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन एंड लेबनान के बीच के अंदर. यहाँ पे पहले सीरिया था, अभी इजराइल जो है इन्होंने इसको एनेक्स कर लिया है. सो दे आर हियर. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द गोलन हाइट्स. ओके. हमारा नारोबाई डिक्लेरेशन हुआ था, नायरोबी डिक्लेरेशन हुआ था, जो कि अफ्रीकन मिनिस्टर्स ने इसको अडॉप्ट करा है. एंड तो ये डिक्लेरेशन क्या था? डिक्लेरेशन था कि हमको जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में कमिटमेंट्स हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए, मोटा मोटा आपको जानने की ये जरूरत है कि नायरोबी डिक्लेरेशन जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क का अफ्रीका के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है. सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था? ये था कि हमारा ह्यूमन या फिर नेचुरल कोई भी हजार्ड होता है तो उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, मिटिगेट करना है. एनसीईआरटी के अंदर एक पेज दिया हुआ है पूरा सेंडाई फ्रेमवर्क का, उसको पढ़ लेना. सेंडाई फ्रेमवर्क पे यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो हमारा जब हम अफ्रीका देख रहे हैं तो जनरली हम अफ्रीका के बारे में इतनी न्यूज़ देखते नहीं हैं. यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटर बॉडीज भी नहीं है इनसाइड, मतलब सिवाय दिस एरिया के द ग्रेट लेक्स ऑफ द अफ्रीका के अलावा. तो हम एक बार इसका फिजिकल मैप देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है. सबसे पहले तो ये हमारा सहारा डेजर्ट है. ठीक है. तो ये सहारा डेजर्ट के अंदर भी देयर इज अ डिवीजन ऑफ द डेजर्ट, जैसे कि हमारा अल-जोफ है यहाँ पे हमारा लोम्पोल डेजर्ट है. अब आपको ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, वो याद रखना आप. एक तो आप लिबियन डेजर्ट याद रखोगे, लिबिया से आपको याद रह जाएगा कि अफ्रीका में होगा. देन व्हाइट डेजर्ट यू नीड टू रिमेंबर, व्हाइट डेजर्ट इज इन वेयर, इज इन अफ्रीका. देन वी हैव द नुबियन डेजर्ट, ये भी आई थिंक आपको याद रह जाएगा. बाकी आपको याद रखना है गुबियन डेजर्ट, ये आपको याद रखना है. आपको यहाँ पे उसके बाद में नामीब डेजर्ट याद रखना है.
कालाहारी डेजर्ट याद रखना है। ग्रेट कारो कहाँ पे लोकेटेड है, प्लीज रिमेंबर ग्रेट कारो इज लोकेटेड वेयर इन अफ्रीका, बिल्कुल यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर ये लोकेटेड है, केप ऑफ गुड होप के ऊपर। ग्रेट कारो GREAT, ग्रेट KAROO, इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसको ध्यान रखना मत भूलना, बाकी लोकेशन आप ध्यान रख लोगे। इसके अलावा हमारे कुछ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ये तीनों लाइंस क्रॉस होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह का क्लाइमेट मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं यहाँ पे, जैसे कि एटलस माउंटेन है, ठीक है, एटलस माउंटेन हो गया, यहाँ पे हमारा तिप्सी माउंटेन हो गया, यहाँ पे हमारा अगर माउंटेन है, हागर माउंटेन है यहाँ पे। एंड इसके अलावा हमारा यूथोपियन हाईलैंड है विच इज ऑन दी हॉर्न ऑफ द अफ्रीका। एंड वी ऑल्सो हैव द ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली में क्या हो रहा है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जब मैंने आपको बताया था कि सोमालिया करके एक माउंटेन, एक अभी नहीं, आज से 200 मिलियन साल बाद में एक माउंटेन बनेगा विच विल बी आफ्टर द डिवीजन ऑफ दिस प्लेट इज डाइवर्जिंग। अफ्रीका में ये सोमालियन प्लेट जो है ये डाइवर्ज हो रही है, कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ग्रेट लेक्स भी बनी है, जैसे कि लेक विक्टोरिया, लेक तंजाकिया, लेक मालावी, यहाँ पे काफ़ी लेक्स बनी है। अब इसमें जो लेक विक्टोरिया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि यहाँ से इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस करके जाता है लेक विक्टोरिया के अंदर। कुछ रिवर्स है इसके अंदर, नाइजर रिवर हो गई, कोंगो रिवर हो गई, जाम्बेजी रिवर हो गई, नाइल रिवर हो गई है। नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से होती हुई बिल्कुल नदन साइड में चलती हुई मेडिटेरेनियन सी के अंदर फॉल होती है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके साथ ही दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर अफ्रीका के अंदर लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। बाकी सारी कंट्रीज के अंदर इंडियन ओशन, अटलांटिक या फिर मेडिटेरेनियन सी या रेड सी कहीं ना कहीं का बॉर्डर मिलता है, बट देयर आर सम कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड, जिनमें किसी भी सी या वाटर बॉडी का बॉर्डर नहीं मिलता है। उनमें है माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, यूथोपिया, युगांडा, दो छोटी छोटी सी कंट्रीज है रवांडा एंड बुरांडी, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड बोस्टवाना। और साउथ अफ्रीका के अंदर दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, स्वाजीलैंड एंड लेसोथो। तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द कंट्रीज विच आर लैंडलॉक्ड। याद कैसे रखोगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको याद करा दूं, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, यूथोपिया, युगांडा, रवांडा, बुरांडी, मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोस्टवाना, और दो कंट्रीज स्वाजीलैंड एंड लेसोथो जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर ही इनक्लोज हैं, वो हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। आर वी कूल विद दिस, याद रहेगा, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, हैदरपुर वेटलैंड है जो हमारी कंट्री का 47th रामसर साइट बना है, इसको रामसर कन्वेक्शन के अंडर हमारी डेजिग्नेट करा है, रामसर साइट के अंदर है। कहाँ पे, ये मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पे है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1980 फॉर्म के अंदर इट वॉज फॉर्म्ड कैसे, जो मध्य गंगा बैराज के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सोलानी और गंगा रिवर का कॉन्फ्लुएंस हुआ था, एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस तरीके से ये दिखता है, एंड बिकॉज इट इज ए वेटलैंड को हम किडनीज भी बोलते हैं, किडनीज ऑफ वाटर बॉडीज बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प इन फ्लड कंट्रोल, वाटर स्टोरेज, प्यूरिफिकेशन, द लाइवलीहुड ऑल्सो। सो दिस इज अनदर हैदरपुर वेटलैंड। कहाँ पे है, यूपी में। यूपी में कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर बिजनौर के बॉर्डर पे। कौन सा वाला वेटलैंड है, 47th वेटलैंड है ये, ठीक है। कहाँ पे, सोलानी रिवर एंड गंगा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है, एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ व्हाट, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है ये। सन टेम्पल कोणार्क था, ये कोणार्क कर दिया, यहाँ पे के था, कट गया, रेड में रेड दिखेगा नहीं, दिस इज कोणार्क। अभी क्या हुआ है, न्यूज में क्यों था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड करा है कि जो इसका सेंट्रल सील्ड असेंबली हॉल था ना जगमोहन, उसमें जो सैंड फिल करी गई थी ब्रिटिशर्स ने, वहां पे उसको स्टेबल करने के लिए उसमें मिट्टी भरी थी। अब वो मिट्टी जो है वो धीरे धीरे नीचे धंस रही है, एंड दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग कि किस तरीके से हम उसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है सन टेम्पल के बारे में। सन टेम्पल गॉड डेडिकेटेड टू द सन गॉड, सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड टेम्पल है। कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल के शोर पे है। अच्छा, बिल्ड किसने किया था, किंग नरसिम्हा देवा वन, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने ये बिल्ड करा था। हमको कैसे पता चला, केदुली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको पता चला कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा देवा ने इसको बनाया था। ओल्ड लेजेंड जो है वो इसको भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे सांबा, उससे भी इसको लिंक करते हैं कि उन्होंने इसको बनवाया था। ये कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल का टेम्पल है, जो हमारे नागरा
या हम जिसको नगरा बोलते हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है जो हमारी नदर्न इंडिया की है, उससे मिलता जुलता उसका एक सब स्टाइल है कलिंगा, जो कलिंगा वाले उड़ीसा वाले एरिया में बहुत पॉपुलर था उसका है। इसके अंदर रेखा दुवल या फिर जो विमाना हमारा प्रिंसिपल सेंचुरी होता है वो, एंड एक शिखर होता है इसके अंदर। बाकी ये सारी टेक्निकल डिटेल्स कि टेम्पल का आर्किटेक्चर क्या होता है, किस तरह का होता है, हमने यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, ओनली आईएएस पे आर्ट एंड कल्चर की स्पेसिफिक वीडियोस हैं, आप उनको देख लेना, आपका प्रीलिम्स का बहुत इजी एंड गुड रिवीजन हो जाएगा। देखो आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, याद नहीं रहती, बट आप जब उसको इमेजेस के साथ देखते हो ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप इसका भी आर्किटेक्चर देखोगे ना तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे रथ की तरह लगता है, जैसे सूर्य भगवान अपने रथ पे जा रहे हों उस तरीके से दिखता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसे है, इसमें इस तरीके से 12 व्हील है जो कि 12 महीनों को दर्शाते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव सम वेरी गुड डिजाइन्स एंड कुछ और भी इसमें डिटेलिंग्स है इसके अंदर। रमना काली टेम्पल है, कहाँ पे है, ढाका के अंदर था ये बांग्लादेश में। इसको पहले पाकिस्तानी फोर्सेस ने, जब ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था मार्च 1971 के अंदर, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों कर दिया था? ब्रिटिश, ये जो हमारा, सॉरी नॉट ब्रिटिश, बांग्लादेशी वॉर ऑफ लिबरेशन को क्रैक डाउन करने के लिए इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। तो जो ओरिजिनल रमना कली हमारा मंदिर बना था वो काली माता का मंदिर है, मिडीवियल एरा के अंदर बना था, एंड इट वाज वेरी फेमस फॉर इट्स टॉल स्ट्रक्चर। इस तरह का दिखता था ये पहले, बट इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था इस तरीके से, ये रमना काली बारी को ध्वस्त कर दिया था। बट अभी इसको फिर से रिनोवेट करा गया है और इसके इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया गया था। तो ये अभी टेम्पल वापस रिनोवेट करने के बाद में इस तरीके से दिखता है। दिस इज द इमेज ऑफ व्हेन इट वाज अगेन इनोग्रेटेड वन मोर टाइम। कावी आर्ट है। कावी आर्ट जो है ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, इस तरीके की दिखती है इसके अंदर सिर्फ रेड कलर को यूज करा जाता है और कोई कलर नहीं होता है इसमें। काफी सारी जो होती है ना क्लासेस, कावी आर्ट क्लासेस भी होती हैं। सो कावी आर्ट कोंकण रीजन के अंदर मिलता है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर। यहाँ पे ये पुर्तगीज जो है ये लेके आए थे। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सिर्फ व्हाइट एंड रेड को ही यूज करा जाता है, तो सिर्फ रेड कलर को यूज करा जाता है इसको। ये पहले व्हाइट ऐसे बिल्कुल इसको पेंट करा जाता है, उसके बाद में इसको रेड कलर से इस तरीके से डिजाइन्स बनाई जाती है, इसके अंदर डिफरेंट डिजाइन्स बनाई जाती हैं। इसको कावी क्यों बोलते हैं? क्योंकि काव जो नाम है ना ये वहां से आया है कि एक लेटेराइट सॉइल के अंदर जो रेड पिगमेंट होता है उसको यूज करके इसको बनाया जाता है। सो इट इज ऑल्सो लाइक मुराल्स नहीं होते हमारे, उस तरीके होते हैं, टेक्निक ऑफ मुराल की तरह से ही इसको पेंट करा जाता है कावी आर्ट को। ध्यान हमको रखना है कि वॉल आर्ट है, पुर्तगीज लेके आए थे, ये ब्राइट रेड एंड व्हाइट शेड्स में होता है, इसमें सिर्फ रेड कलर यूज होता है कावी आर्ट में। और ये कहाँ से? नेचुरल रेड पिगमेंट है जो लेटेराइट सॉइल में होता है, उसको यूज करके प्लास्टर, व्हाइट प्लास्टर करके उसके ऊपर पेंट करा जाता है ये, ठीक है। इस तरह का ये दिखाई देता है। विद दिस हमारे दिसंबर की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी दीज आर डन। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। कुछ इसमें से हैं, कुछ पहले वाली क्लासेस जो हमने करी है उनमें से हैं, क्योंकि आई वांट टू चेक कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो या फिर आप रिवाइज भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर कंट्री ऑफ ब्लैक सी? रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन एंड अजरबैजान। इनमें से कौन सी कंट्री है जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर अपना नहीं बनाती है? पॉइंट क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज जो अल्बिनो इंडियन फ्लैगशिप टर्टल है ये IUCN की कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? नियर थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न या फिर वनरेबल। इनमें से कौन सा है जो IUCN की कैटेगरी के अंदर आता है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कावी आर्ट? कि ये फ्रेंच कंपनीज ने इंट्रोड्यूस करा था, इसमें सिर्फ रेड कलर यूज होता है, या फिर इट इज फाउंड इन कोंकण रीजन ओनली। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अभी हमने देखा है। तो 3 क्वेश्चन है, एक है ब्लैक सी के बारे में, दूसरा है हमारा अल्बिनो इंडियन फ्लैगशिप टर्टल के बारे में, और तीसरा है कावी आर्ट के बारे में। प्लीज डू मेंशन योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। इफ यू ऑल्सो हैव सम सजेशंस आप उनको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी आप मुझे little_simple_ बुद्धा पे ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे सेम नाम से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन सम अनदर वीडियो। अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, कीप रिवाइजिंग योर स्टफ। यू आर जस्ट देयर, मसूरी में बस आप पहुंच ही गए हो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।